हेलो हेलो हेलो, कैसे हो सब। मैं आज सबके लिए एक स्टील सेक्टर का बहुत ही बेहतरीन स्टॉक लाया हूँ। क्यों बता रहा हूँ कि बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। ये आपको मैं आगे एनालिसिस में बताऊंगा। स्टील सेक्टर में अभी देख बहुत सारी कंपनियां नहीं है, ले दे के तीन चार कंपनियां बड़ी बड़ी, और उसमें से एक ये हो सकता है। अभी ये थोड़ा स्मॉल कैप फंड है, इसको स्मॉल कैप स्टॉक है, लेकिन इसका पोटेंशियल जो है, जो इसका विजन, जिस विजन से इसको क्रिएट किया गया है, ये बाय द वे ये न्यू न्यू प्लांट है, कोई ओल्ड प्लांट नहीं है। ये स्टॉक एनएमडीसी स्टील का स्टॉक है, एनएमडीसी से डिमर्ज हुआ हुआ स्टॉक है, एनएमडीसी के कैरेक्टरिस्टिक्स पे बना हुआ स्टॉक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। एनएमडीसी स्टील क्यों ये मल्टीबैगर, पोटेंशियल मल्टीबैगर स्टॉक है, ये हम आज के एनालिसिस में समझेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना एट द एंड, जाते जाते, तो थोड़ी मेरे को भी हेल्प हो जाएगी। प्लीज़, बढ़िया बढ़िया है। तो चलो फिर शुरू करते हैं। देखो, एनएमडीसी स्टील बेसिकली एक एनएमडीसी से डिमर्ज हुई कंपनी है। वो 2022 में एनएमडीसी से डिमर्ज होके 2000 वो लिस्ट हुई स्टॉक एक्सचेंज पर, और तब से वहाँ पे ट्रेडिंग स्टार्ट है। ये कोई बहुत पुराना इसका हिस्ट्री नहीं है। इट इज़ वेरी न्यूली ग्रीनफील्ड प्लांट, इस देखो इसमें लिखा हुआ है, इट इज़ नगरनार छत्तीसगढ़ में ये इसको एस्टेब्लिश किया हुआ है। और इसका मेन जो की फीचर्स है वो इसकी टेक्नोलॉजी, जो प्लांट को बनाने में जो प्लांट के मशीनरीज है वो सब बहुत ही नेक्स्ट लेवल टेक्नोलॉजी है। करंटली वन ऑफ द मॉडर्न मॉडर्न प्लांट ऑफ इंडिया एंड यंगेस्ट प्लांट ऑफ इंडिया, ऐसा कहा जाता है इसको स्टील इंडस्ट्री में। और इंडस्ट्री 4.0 और ऑटोमेशन 2.0, जो लेटेस्ट लेवल के, जो जिसमें एआई वगैरह सब यूज़ होता है, उस लेवल का ये पूरा स्टील प्लांट है। और इसकी हम बात आगे करेंगे, लेकिन इसकी जो कुछ खास बात है उसमें से एक टेक्नोलॉजी है, दूसरा है कि इसका स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, कहाँ पे स्थित है नगरनार, और इससे लदा हुआ ये इसका आयरन और माइन और पोर्ट से नज़ीक है। तो इससे एक, क्योंकि स्टील बहुत सारा एक्सपोर्ट भी करता है इंडिया, तो ये एक एक्स्ट्रा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देता है उसको। एन एनएमडीसी, क्योंकि एनएमडीसी एक आयरन और जायंट है, और एनएमडीसी स्टील का रॉ मटेरियल आयरन और है, तो उसको एनएमडीसी स्टील के पास एनएमडीसी की एक आयरन और माइन है, जिससे वो लो कॉस्ट हाई क्वालिटी स्टील प्रोड्यूस करता है। और जो आयरन माइन है वो भी बहुत बढ़िया क्वालिटी के आयरन और माइन है एनएमडीसी स्टील के पास, ये भी ध्यान रखिएगा। और उससे बहुत स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट भी उसमें किया एनएमडीसी ने, जो मैं इसको आपके आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या एनएमडीसी का इन्वेस्टमेंट है और कैसे वो एक सिनर्जी देता है पूरे स्टॉक को। ठीक है, तो कहाँ थे हम। हाँ, वहाँ ये सब वगैरह उसकी पूरी टेक्नोलॉजिकल, हाँ, इसका मेन जो जो यूज़ हुआ है वो है, उसमें मेन हाईलाइट है ये थिन स्लैब कास्टर, और थिन स्लैब कास्टर, और हाँ, और ब्लास्ट फर्नेस। इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट ब्लास्ट फर्नेस है वो एनएमडीसी स्टील के पास, तो वो ये रहा। हाँ, फिनिश गुड में वो हॉट ऑयल कोल मैन्युफैक्चर करते हैं, और हाँ उनके पास हाई ग्रेड स्टील मैन्युफैक्चर और वैल्यूएडेड स्टील मैन्युफैक्चर करने की कैपेबिलिटी है, और वो कर भी रहे हैं फिलहाल। हाँ, क्योंकि प्लांट की टेक्नोलॉजी मॉडर्न है, यूरोपियन है, उसकी वजह से बहुत कॉस्ट एफिशिएंट और कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजी से वो कॉस्ट रिड्यूस करते हैं। जैसे जैसे जो भी पावर जनरेशन हुआ है, तो वो पावर जनरेशन, जो पावर स्टील प्लांट है तो ज़्यादा पावर रिक्वायर रहता है, तो उसका वो कैप्टिव ही कैपेबिलिटी है उसमें, कि जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जो गैस इमिट होती है उससे वो कई ज़्यादा पावर, 30% ऑफ द पावर वहाँ से वो कैप्टिवली वो जनरेट कर लेते हैं, और बाकी 70% वो ग्रिड से टेक लेते हैं वहाँ से। तो हाँ, प्लांट की तो ये खास बात रही।
और मैं आपको आगे बताता हूँ। ये चलो ग्रीन स्टील तो नहीं अभी मैन्युफैक्चर कर सकता, कोल बेस्ड कोल बेस्ड ही प्लांट ये है। ये ग्रीन स्टील की इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस तो नहीं है अभी इसमें, लेकिन हाँ ग्रीन स्टील क्योंकि बहुत लो एमिट कार्बन और लो कोल कंजम्पशन है, तो थोड़ा बोल सकते हैं कि इंडिया के स्टैंडर्ड के हिसाब से ग्रीन स्टील मैन्युफैक्चर कर सकता है। उसके पहले आप ये वीडियो देखिए। तो देखा दोस्तों आपने, कितना इंफॉर्मेटिव वीडियो था ये। उस आगे बढ़ूँ उससे पहले एक वीडियो देख लीजिए जिसमें मोदी जी खुद आए थे, तब उन्होंने क्या विजन दिया था वो बताएंगे उनके बारे प्लांट के बारे में। छत्तीसगढ़ का खूबसूरत और एस्पायरिंग डिस्ट्रिक्ट बस्तर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के विजन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की राह में मजबूती से चल पड़ा है। यहाँ के नगरनार गांव में केंद्र सरकार के सहयोग से स्थापित हुआ है एनएमडीसी स्टील लिमिटेड का नगरनार स्टील प्लांट। ये प्लांट सिर्फ स्टील नहीं बना रहा है, बल्कि बस्तर को विकास और संपन्नता से जोड़कर बना रहा है एक मजबूत उज्जवल छत्तीसगढ़। देश की इस विकास यात्रा में स्टील इंडस्ट्री की भूमिका और सशक्त होने वाली है, क्योंकि जब देश में स्टील सेक्टर मजबूत होता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर मजबूत होता है। जब स्टील सेक्टर का विस्तार होता है तो रोड, रेलवे, एयरपोर्ट और बंदरगाह का विस्तार होता है।
24,000 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित ये प्लांट का ब्लास्ट फर्नेस छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा ब्लास्ट फर्नेस है। प्लांट अपने उच्च ग्रेड हॉट रोल्ड स्टील भंडार, अपनी प्रौद्योगिकी और सबसे आधुनिक मिल की शक्ति के साथ रोल्ड बाजार में अपनी पहचान स्थापित करने के लिए तैयार है। ये ग्रीनफील्ड प्लांट 2030 तक देश में सालाना 300 मिलियन टन इस्पात के लक्ष्य को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। प्लांट ने रोजगार के खोले हैं अनेक द्वार, यहां के लोगों के सपनों को दी है नई उड़ान। प्लांट द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा। एमएसएमई की स्थापना से औद्योगिक विकास में मदद मिलेगी। स्टील से जुड़े अन्य उद्योगों की स्थापना होगी, जिससे इस आदिवासी क्षेत्र में अधिक निवेश आएगा। इस प्लांट का सामाजिक प्रभाव कौशल शिक्षा के क्षेत्र में भी देखा जाएगा, क्योंकि कौशल विकास स्थानीय आदिवासियों की रोजगार क्षमता को देगा नए आयाम। छत्तीसगढ़ की माटी के लिए गेम चेंजर की भूमिका निभाने वाले और यहाँ के निवासियों के जीवन में उन्नति लाने वाले एनएमडीसी स्टील लिमिटेड के नगरनार स्टील प्लांट को आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी राष्ट्र को कर रहे हैं समर्पित। हाँ तो दोस्तों, ये विजन था मोदी जी का इसमें पूरे प्लांट का। देखिए आप, ये कितने उत्साह से बनाया गया था। लेकिन अभी इसमें हम बात मैं बोल रहा हूँ आपको कि ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है। तो इसकी खासियत क्या है? तो इसकी खासियत है इसका स्ट्रेटेजिक लोकेशन। स्ट्रेटेजिक लोकेशन कैसे? तो कि इसकी जो देखो, स्टील बनाने के लिए मेन रॉ मटेरियल क्या होता है? आयरन और कोकिंग कोल। और क्योंकि एनएमडीसी खुद एक आयरन जाइंट है और एनएमडीसी से डीमर्ज हुई कंपनी है, एनएमडीसी की ही कंपनी है, तो इसमें अभी एनएमडीसी ने अपनी माइंस इसको दी हुई है और माइन का लोकेशन विद इन 130 किलोमीटर्स ही है। तो रॉ मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन का भी इशू नहीं है, क्योंकि बहुत नज़दीक है रॉ मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन का। और कैप्टिव माइन है, तो जब माइन आयरन और के प्राइसेस फ्लक्चुएट होते हैं इंटरनेशनल मार्केट में, तो इसमें इतना इशू नहीं आएगा, क्योंकि इसके पास कैप्टिव माइन है, तो ये कॉस्ट कंट्रोल कर सकता है। देखो ध्यान रखिए, पूरा एनएमडीसी स्टील ना कॉस्ट कंट्रोल के हिसाब से बनाया गया है कि स्टील कम से कम हो उसकी लागत, उसको बनाने की कॉस्ट, उस हिसाब से प्लान किया गया है पूरा विजन। क्योंकि अब मैं आपको बताऊंगा आगे मैनेजमेंट क्या सोचती है और क्या स्टेप्स लिए गए हैं, जिससे पता चलता है कि ये कॉस्ट कम करने के लिए, मैंने बोला ना कि एनएमडीसी ये थिन स्लैब कास्टर टेक्नोलॉजी यूज़ करता है। उससे क्या होता है ना कि एक बार आपका लिक्विड स्टील आ गया, उसके बाद वो थोड़ा कूल डाउन हुआ, फिर उसको शेप देने के लिए, कोयल बनाने के लिए फिर से उसको रीहीट नहीं करना पड़ता। वो वही वन इंटीग्रेटेड, पूरा एक इंटीग्रेटेड सिस्टम होता है, जिसमें देखो आगे बताता हूँ मैं। हाँ, ये रहा पूरा एक ये थिन स्लैब कास्टर है, ये कास्टिंग मशीन है। मतलब इसमें पूरा एक ये जैसे रोल बनता है ना, ये पूरा एक विदाउट गिविंग हीट ये बन जाता है। ये है टेक्नोलॉजी, ये यूरोपियन टेक्नोलॉजी है। शाहपुर जी, पोलोन जी के साथ मिलके इसको इसमें इंटीग्रेट किया गया हुआ है। तो तो हम थे कहाँ पे? हाँ, कैप्टिव माइंस पे। तो एनएमडीसी के पास कैप्टिव माइन है उसकी खुद की। ये देखो, ये भाईलादिला बचेली कॉम्प्लेक्स से इसको आयरन और आता है, और इसका भी एनएमडीसी ने अपने वीडियो डाला हुआ है। वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको डेवलप किया गया है। और उधर से कैप्टिव माइन ये खुद आयरन और स्टील बनाने के लिए कंज्यूम करते हैं। और इसमें दो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स हैं, एक एनएमडीसी का है और एक एनएमडीसी स्टील का है। एनएमडीसी का जो है वो है स्लरी पाइपलाइन प्रोजेक्ट। स्लरी पाइपलाइन प्रोजेक्ट ये है कि एक पाइपलाइन बना देते हैं, जिसमें फिर पानी के फोर्स से आयरन और जो मिट्टी होती है टिपिकली, उस मिट्टी को आयरन और के फोर्स से हम ट्रांसपोर्ट करेंगे। और ये स्लरी पाइपलाइन 2 फेज़ में है। फिर अभी पहले फेज़ होगा ये भाईलादिला से नगरनार तक, और फिर नगरनार से वाइजैक तक। देखिए ये रहा, ये भाईलादिला आयरन और यहाँ पे है, और ये यहाँ से यहाँ तक नगरनार तक। भाईलादिला यहाँ पे है और भाईलादिला से ये नगरनार पैलेट प्लांट तक, और फिर वहाँ से ये वाइजैक तक, क्योंकि डायरेक्ट फिर वो एक्सपोर्ट कर सके ऐसा। ये एनएमडीसी पेरेंट कंपनी का प्लांट है। ये एनएमडीसी स्टील का इन्वेस्टमेंट या वो नहीं है। हाँ, 2200 करोड़ से प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है और फर्दर इन्वेस्टमेंट हो गई इसमें आगे।
तो ये एलएमडीसी और ये एलएमडीसी की है भाइलाडीला आयरन और माइन जो है वो फेमस है अपनी हाई क्वालिटी आयरन और क्वालिटी के लिए। उसमें 62 या 65% फी क्वालिटी है और विदाउट अदर एनी मटेरियल, जिससे आप वैल्यू एडेड हाई क्वालिटी स्टील बना सकते हो, वैल्यू एडेड स्टील बना सकते हो जो इंफ्रास्ट्रक्चर सब में होता है। देखिए इसमें भी ये है कि एक होता है नॉर्मल स्टील और दूसरा होता है वैल्यू एडेड स्टील। नॉर्मल स्टील में मार्जिन्स फिक्स रहते हैं, लो रहते हैं। वैल्यू एडेड स्टील में मार्जिन एक्सपांड होते हैं, बहुत हाई रहते हैं। डिफर करता है किस हिसाब से होता है, और ये उसका ये जो पोर्टफोलियो है वो इस हिसाब से बढ़ाते भी चाहते हैं। मैं आपको बताऊंगा आगे कैसे। और ये राइट ट्रैक पे है अभी फिलहाल, टर्न अराउंड मोस्टली हो चुका है। अभी नेक्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट आएगा, उसके बाद आपको पता चलेगा। तो अभी फिलहाल अभी आप ये पहले ये देखिए भाइलाडीला जो इसकी आयरन और माइन है वो कैसी दिखती है और क्या है उसका प्रोसेस, ये देखिए पहले आप। NMDC is the backbone of steel industry in India. We are the torch bearers of responsible mining for over 6 decades. Welcome to our world. भाइलाडीला की इन वादियों से उभरी है एक ताकत जिसने इस देश के आज को संवारा है। इन पर्वतों के सीने में भरा है दुनिया का सबसे बेहतरीन लोहा हेमाटाइट। 1968 से नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इस लोहे की खुदाई कर रही है। लोहे से बनता है स्टील, देश की नींव बनाता है स्टील, देश की मजबूत बाहें बनाता है स्टील। हमारी उन्नति के हर पड़ाव पर जरूरी है ये स्टील। पूरी ताकत, ज्ञान और ध्यान लगाते हैं हम लोहे के आयास की खुदाई से लेकर उसे शुद्ध लोहा बनाने में। हम हर छोटे बड़े पहलू पर नजर रखते हैं। खोज, ड्रिलिंग, कंट्रोल्ड ब्लास्ट, हर पल चौकन्ने रहने वाले हमारे इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस एनएमडीसी की ताकत है। गर्मी और धूल की लपेटें या सर्दी और बादलों का घेरा, हमारी टीम हर स्थिति का सामना करने के लिए ट्रेन है। लोहे के आयास को डंपर्स हमारे क्रशिंग प्लांट ले आते हैं। कन्वेयर बेल्ट से ये तोड़ी हुई अयास्क पहुंचती है सॉर्टिंग प्लांट। यहां शुरू होता है शुद्धिकरण का काम। दुनिया मानती है कि हमारे यूनिट्स सबसे कम कॉस्ट में सबसे ज्यादा मैकेनाइज्ड है। लंप ओर, सीएलओ, बाइला साइज्ड ओर और फाइन्स, हमारे हर प्रोडक्ट पर क्वालिटी की मोहर लगी है पिछले 50 सालों से।
देश के सबसे बड़े आयरन ओर प्रोड्यूसर हैं हम। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एनएमडीसी 8वें स्थान पर है। हमारी हर माइन ने इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस की 5 स्टार रेटिंग कमाई है। आज एनएमडीसी भारत के नवरत्ना कंपनियों में गिनी जाती है। ये आदर मिलता है चंद पब्लिक सेक्टर कंपनियों को जो सालों साल क्वालिटी आउटपुट, मुनाफा और सामाजिक जिम्मेदारी निभाती है। शवल्स की खुदाई, कन्वेयर बेल्ट्स का घूमना और मालगाड़ियों का चलना हर दिन इसी नियंत्रण से ढलता है। लंबे दिन के अंत में सुकून मिलता है हमारे टाउनशिप्स में, खेलकूद के मैदानों में, अपने दोस्तों और परिवार के साथ। हमारा परिवार और भी है। इन वादियों और गांवों में ये भी हमारी जिम्मेदारी है। एनएमडीसी की छाया में पले कई छात्र आज इंजीनियर और टेक्नीशियंस बनकर हमारे साथ काम करते हैं। जितना इस धरती ने दिया है उससे ज्यादा वापस करने की कोशिश करना हमारा धर्म है। पर्यावरण की सुरक्षा इसका अंग है। हमें घेरे हुए ये घने जंगल प्रमाण है हमारी कोशिश की सफलता का। हमारी इस कर्म भूमि की सुरक्षा और उन्नति हमारा कर्तव्य है। बायलाडीला के लिए, भारत देश के लिए। जय हिंद। हाँ तो दोस्तों, देखा आपने ये बायलाडीला की आयरन और माइन जो एनएमडीसी ने डेवलप की हुई है, और इस हिसाब से ये आयरन और निकालते हैं बेसिकली। अभी देखेंगे कि आयरन और माइन है, वहाँ से जो इनका प्रोजेक्ट है एक स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट है जो सिनर्जी क्रिएट करेगा एनएमडीसी स्टील के लिए, जो वैल्यू क्रिएट करेगा एनएमडीसी स्टील के लिए। वो क्या है? 2 प्रोजेक्ट है बेसिकली। एक जो मैंने आपको बताया, एक है स्लरी पाइपलाइन का प्रोजेक्ट जिसमें वो पानी के फोर्स से आयरन ओर को ट्रांसपोर्ट करेंगे। मेजर कॉस्ट देखो तो रॉ मटेरियल का हो जाता है, और रॉ मटेरियल को कॉस्ट ऑलमोस्ट देखो 50 to 60% होता है। और एनएमडीसी के पास खुद की कैप्टिव आयरन और माइंस है। ये बहुत ही बड़ा एडवांटेज है उसके पास खुद की। तो जैसे अगर फ्लक्चुएशन होगा ना, फिलहाल तो देखो स्टील इंडस्ट्री की बहुत ही हालत ख़राब है, तो इतना आयरन और प्राइसेस बढ़े नहीं है, लेकिन कोकिंग प्राइस बीच में बढ़े थे, लेकिन आयरन और प्राइस में इतना कुछ खास नहीं है। तो अभी तो जब ये डाउनवर्ड ट्रेंड चल रहा है तो उसमें तो इतना खास नहीं। एनएमडीसी स्टील देखोगे कि सिक्लिकल स्टॉक है, तो इतना तो नहीं है। लेकिन एनएमडीसी आयरन और माइन के अलावा फिर क्योंकि उसके इंटरनेशनल ऑपरेशंस भी है, तो वो कोल माइंस भी एक्वायर करने का सोच रहा है इंडिया में और अब्रॉड में। तो ये देखो ये कि यही तो चीज़ होती है सिनर्जी, जो एक छोटे स्टॉक को एक बैकिंग बड़े पेरेंट स्टॉक से मिलती है, जिससे एक सिनर्जी क्रिएट होती है। यही इम्पोर्टेंस होता है एक पावरफुल बैकिंग का। जो और एडिशनली ये गवर्नमेंट स्टॉक है तो बहुत ही मतलब पैसे डूबने वाले तो है नहीं आपके इसमें। ऐसा है, वैल्यू कम होगी, लेकिन जब एक ऑपरेशन स्टेबलाइज हो जाएगा, प्रॉफिट जनरेट करना स्टार्ट हो जाएगा, तब इसकी वैल्यू बहुत बढ़ के आएगी, बहुत ही बढ़ के आएगी। और अभी स्टील इंडस्ट्री में पेन है कुछ सालों से। इसका वजह भी है, एक चाइना फैक्टर ये मेजर वजह, तो क्योंकि मैं बताऊंगा आगे कि क्यों चाइना फैक्टर वजह है। क्योंकि चाइना डोमिनेट करता है स्टील इंडस्ट्री में। चाइना एक जब एक्सपांशन फेज में था तब उसने डोमिनेट किया है स्टील इंडस्ट्री को। और आगे डेटा के हिसाब से मैं बताऊंगा। फिर देखो फ्यूल एंड पावर एंड फ्यूल कैपेसिटी, जो तो मैंने आपको बताया खुद ही जनरेट कर लेती है अपने इंटरनल प्रोसेसेस। जो हीट जनरेट होती है, जो गैसेस जनरेट होते हैं, उससे ही 30% एनर्जी तो खुद ही जनरेट कर लेती है। पावर जनरेशन प्रोसेस से बाई प्रोडक्ट होता है उसका।
तो ये सब है उसमें। कोल, हाँ, इसकी देखो और एक टेक्नोलॉजी है उसमें, इसका कोल कंजप्शन बहुत कम होता है। ये बोलो बहुत ही मॉडर्न प्लांट है ये, इसके वजह से इसमें ज़्यादा ज़्यादा इंटरेस्ट, क्योंकि और ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा प्लांट है इसके पास। स्टील इंडस्ट्री के जो भी स्टॉक्स है 3-4, वो सारे के सारे बहुत ही ओल्ड स्टॉक्स है, मेच्योर स्टॉक हुए हैं। तो उनके प्लांट कुछ ओल्ड है कुछ न्यू है, और उस हिसाब से वो एफिशिएंसी डिराइव करते हैं, प्रॉफिट जनरेशन वहाँ से आता है। ये प्लांट टोटली नया है, हायर कैपेक्स होगा, लेकिन उस नए एज के हिसाब से वो एफिशिएंट भी इतना होगा और स्मार्ट भी इतना होगा। तो ये उसका एडवांटेज इसको है। लेबर, तो लेबर का कॉस्ट भी इनिशियली हाई है, लेकिन जैसे ही ऑपरेशन स्टेबलाइज होंगे, इसके पास डेटा जनरेट होगा, क्योंकि ये न्यू प्लांट है, इंडस्ट्री 4.0 कंप्लायंट है। आप सर्च कर लीजिएगा इंडस्ट्री 4.0 क्या होता है, आपको पता चल जाएगा। और उसको कॉम्प्लीमेंट करता है ऑटोमेशन 2.0, जो डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग होता है, जो प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस प्रोसीजर्स होती है, जो वो सारा ये एडवांटेज देगा कि ये लो लेबर भी उसमें कम लगेगा उस हिसाब से। फिर मेंटेनेंस का खर्चा भी बढ़ जाएगा, क्योंकि ये ऑटोमेशन 2.0 है, तो प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस और शटडाउन टाइम कम हो जाएगा। फिर क्योंकि अगर बिगड़ जाती है तो प्लांट बंद करना पड़ता है फिर उस इसके लिए। फिर लॉजिस्टिक्स में तो अपन ने बात की ही कि स्लरी पाइपलाइन वो ऑपरेशन करेंगे, स्लरी पाइपलाइन का, यहाँ बाइलाडिला से नगरनार्थ का। और एक है उसमें बॉटल नेक एक था, इनकी मैं कॉन कॉल पढ़ रहा था, उसमें इनिशियली जब प्लांट रैंप अप फेज में था तो वो लॉजिस्टिकल इशू फेस कर रहे थे। अगर स्टील बन के तो तैयार हो जा रहा था, लेकिन उनके पास रैक्स नहीं थे सप्लाई करने के लिए, जो रैक्स होते हैं रेलवे रैक्स, वो नहीं थे। फिर लाइंस पे बहुत ही कंजशन था, उसके वजह से वो मिल नहीं रहा था ट्रांसपोर्टेशन का, और बहुत ही पिछड़े, मतलब बहुत ही बैकवर्ड एरिया में, शेड्यूल एरिया में है, तो वहाँ पे अभी कनेक्टिविटी उतनी थी नहीं रोड, और हिली एरिया में है, तो वहाँ पे बारिश की सीज़न में वो सब बहुत इशू आ रहे थे। तो अभी ये के लाइन है वहाँ पे, रेलवे लाइन, उसका भी डबलिंग का काम हो चुका है, मोस्टली हो चुका है, ये कंप्लीट होने आया है। तो अभी ये ट्रिगर पॉइंट क्यों बनता है, क्योंकि इसका देखो सारे स्ट्रेटेजिक थिंग्स जो भी है, इंडिया अभी रैंप अप फेज में मतलब एक्सपेंशन फेज में जाएगा अपना, क्योंकि इकोनॉमी खोल रहा है, ट्रेड बढ़ा रहा है सबसे। और एक है इसका मेन फैक्टर कि पास हिस्ट्री बताती है जब भी कोई कंट्री 100 किलोग्राम पर कैपिटा कंजम्पशन क्रॉस करता है तो उसका ग्रोथ, स्टील इंडस्ट्री का, स्टील सेक्टर का ग्रोथ एक्सपोनेंशियल होता है। आप चाइना देख लीजिए, आप साउथ कोरिया देख लीजिए, जापान देख लीजिए, यूएस देख लीजिए, और हाँ, हमारा एज ए इंडिया का पर कैपिटा कंजम्पशन इस साल या अगले साल 100 क्रॉस हो चुका है। तो मतलब स्टील, आप देख लीजिए, ये सारे चीज़ जितने भी बड़े बड़े स्टील स्टॉक्स है, सब कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए जा रहे हैं। तो क्यों जा रहे हैं, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनको दिख रहा है कि स्टील का ग्रोथ आने वाला है, और अगर स्टील को इंपोर्ट करना पड़ा तो ये तो बेवकूफ़ी वाली बात हो गई, इसलिए। और दूसरा ओवरहेड का, डेप्रिसिएशन का, वो सब का तो बहुत कम होता है, इतना नहीं लगता उसको। लेकिन हाँ, डेप्रिसिएशन इसका हाई है क्योंकि न्यू प्लांट है, तो डेप्रिसिएशन हाई है तो एक कॉस्ट सेविंग भी मिलेगी इसको, और कैश भी जनरेट होगा ज़्यादा, कॉस्ट सेविंग भी मिलेगी, इनिशियली टैक्स सेविंग भी मिलेगी, और इनिशियली कैश भी ज़्यादा जनरेट होगा। तो प्रोसेस अपना, क्योंकि स्टील मेकिंग में कैश का फ्लो ज़्यादा रखता है बिजनेस साइकिल में, तो उस हिसाब से तो इतना तो इशू नहीं है। तो इसका देखिए, इसका इन शॉर्ट समरी क्या है कि फोकस कहाँ है इनका, कि जितना कम कॉस्ट में ये मैन्युफैक्चर कर पाए, इनका यही है इनका मोटो, मतलब जो प्लांट को एस्टैब्लिश किया उसके पीछे का विज़न। इसका आगे भी आपको देखो, मैं इनका मैनेजमेंट का आपको इंटेंट बताता हूँ। मैनेजमेंट का इंटेंट क्या है, तो मैनेजमेंट का अभी फोकस है वैल्यू क्रिएशन पे। वैल्यू क्रिएशन पे फोकस क्यों गया है, वैल्यू क्रिएशन पे फोकस इसलिए गया है इनका क्योंकि गवर्नमेंट प्लान कर रही है डिसइन्वेस्टमेंट इसका, और डिसइन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट प्लान कर रही है। लेकिन जब इनिशियली इन्होंने बीड्स मंगाई थी तो बहुत ही कम वैल्यू इनको डिराइव हुई थी। 24,000 करोड़ का ये प्लांट है, और तब जब पहली बार गवर्नमेंट ने 2022-23 में इन्होंने बीड्स मंगाना स्टार्ट किया था, इनिशियल एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मंगाना स्टार्ट किया था, तो इनको बहुत ही
कम बिड्स मिली थी, तो घाटे में तो बेच नहीं सकते, नया नया प्रोजेक्ट है, इतना सारा पैसा लगा दिया है। तो गवर्नमेंट ने बोला कि अभी इस पर डिसइन्वेस्टमेंट पे फोकस कम कर दे और वैल्यू क्रिएशन पे कर दे। और डिसइन्वेस्टमेंट का वैसे और एक रीज़न है कि पॉलिटिकल बैकलैश भी मिला था इसको छत्तीसगढ़ में से, क्योंकि शेड्यूल एरिया में है तो एक वोट बैंक वगैरह वो सब का भी इशू आता है। देखो इसमें आगे मैं बताता हूँ, 2022 में ये डिमर्ज हुआ एनएमडीसी से, और उसको फिर डिसइन्वेस्ट करने का प्लान है लेकिन नहीं हो पा रहा। अमित शाह ने भी बोला था इसको कि एनएमडीसी बस्टर प्लांट स्टील प्लांट 1 भी प्राइवेटाइज से अमित शाह इन छत्तीसगढ़। ये कब बोला है? 2023 में। लेकिन 2025 की ये रिपोर्ट है जिसमें लिख रहा है कि एनएमडीसी स्टील अगर करने ही वाले नहीं है डिसइन्वेस्ट, तो फिर ये हेडलाइंस आती ही नहीं है ना, अनलाइकली दिस फिस्कल ईयर। और ये 2024-25 के उनके एनुअल रिपोर्ट का एक कट है जिसमें वो ये क्लोज में बता रहे हैं कि डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ एनएमडीसी। तो ये प्रोसेस में है अभी, इसमें इन लोगों ने कैंसिल नहीं किया है डिसइन्वेस्टमेंट का प्लान, ये प्रोसेस करेंगे और ये मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर या उसके नेक्स्ट ईयर हो जाएगा, 2027 या 2027 आसपास हो ही जाएगा, क्योंकि अभी गवर्नमेंट बजट लाने वाली है और गवर्नमेंट के पास नेक्स्ट बजट में कैपिटल एक्सपेंस करने के लिए पैसा नहीं होगा। वो उनका फोकस प्योरली फिजिकल डेफिसिट को मेंटेन और कम करने में जाएगा। तो और अभी उन्होंने जीएसटी और इनकम टैक्स की रेट्स घटाई है, तो गवर्नमेंट के पास वैसे भी कम पैसा जाने वाला है, तो पैसा कहाँ से आएगा? तो डिसइन्वेस्टमेंट करके आएगा। तो इस करंट इस ईयर से या आने वाले ईयर में गवर्नमेंट का फोकस होगा कि डिसइन्वेस्टमेंट करने का। तो आप देखेंगे कि डिसइन्वेस्टमेंट का प्लान इनका स्टार्ट हो जाएगा। जितनी भी मेटल स्टॉक्स अभी चले हैं मोस्टली गवर्नमेंट के ही है, तो उसमें से कुछ जो स्ट्रेटेजिक नहीं है उसमें से वो अपना डिसइन्वेस्टमेंट का प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। और डिसइन्वेस्टमेंट में गवर्नमेंट अपना 50.79% हिस्सा बेचेगी और 10% हिस्सा है वो एनएमडीसी को जाएगा। ये भी ध्यान रखिए, 10% हिस्सा एनएमडीसी को जाएगा। एनएमडीसी को जाएगा इसका मतलब ये है कि कैप्टिव आयरन ओर जो इसको मिल रहा है वो कंटिन्यू रहेगा नेक्स्ट स्ट्रेटेजिक बायर के लिए। और स्ट्रेटेजिक बायर जो आएगा वो अपनी एफिशिएंसी लाएगा और अपना सेल्स नेटवर्क लाएगा, क्योंकि ये नया प्लांट है, इसके पास कोई अपना सेल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क नहीं है, तो इसको बेचने में दिक्कत होती है इतनी। अभी इसका सेल 40% आसपास कुछ खुद ये सेल करते हैं और 60% इसका जो है वो सेल जो अनदर गवर्नमेंट कंपनी वो उसके नेटवर्क उसके साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुआ है, एमओयू साइन किया है, तो उसके उस हिसाब से सेल ले लेता है उतना स्टॉक, तो ये सेल जनरेट कर देता है। देखो अगर सेल स्टॉक ले रहा है तो वो बीच में कमीशन भी खाएगा, तो इसके मार्जिन वैसे फिर से अफेक्ट होंगे, इसलिए मार्जिन में प्रेशर आ रहा है। जो प्रेशर आप देख रहे हो ना कि प्रॉफिटेबल क्यों नहीं हो पा रही, तो मार्जिन पे प्रॉफिटेबल नहीं हो रही, सेल खुद की होनी चाहिए। और एनएमडीसी मोस्टली जनरेट कर देगी क्योंकि भाई 3 साल 4 साल पुराना हो गया है, 3 साल पुराना प्लांट हो गया है, तो अपना सेल्स नेटवर्क तो आ जाएगा इसके पास। हाँ, तो एनएमडीसी का ये फोकस है, मेजर वैल्यू क्रिएशन पे है, क्योंकि उसको डिसइन्वेस्टमेंट नहीं हो पाया पहली बार, तो अभी वो डिसइन्वेस्टमेंट नेक्स्ट टाइम में ट्राई करेंगे। तो जो वैल्यू गवर्नमेंट को चाहिए, गवर्नमेंट एक्सपेक्टिंग समथिंग अराउंड 17,000 करोड़, लेकिन इतना दिया नहीं पहली बार। तो अभी ये जो प्रोजेक्ट्स 2 ला रहे हैं, पैलेट प्लांट है, फिर वो स्लरी पाइपलाइंस है और रेलवे लाइंस भी इसमें कनेक्टिविटी दे दी है प्रॉपर, तो इसके वजह से इतना वैल्यू गवर्नमेंट अब एक्सपेक्ट कर रही है कि जनरेट को मिल जाएगा इंक्रीज्ड वैल्यूएशन। और फिर से ये 2000 अभी 3-4 महीने में फिर से मंगाएंगे एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, और तब ये फिर से रीवैल्यू करेंगे कि क्या दे रहे हैं। और हाँ, एक्सपोर्ट फोकस है। एक्सपोर्ट फोकस क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसकी जो कनेक्टिविटी है वो वाइजैक पोर्ट से कर दी गई है के लाइन द्वारा, एंड एनएमडीसी इज एक्वायरिंग सर्टिफिकेशन। एनएमडीसी ने अभी ही टीयूवी नोड का सर्टिफिकेशन इन्होंने लिया था, ये रहा टीयूवी नोड का सर्टिफिकेशन लिया था। ये सर्टिफिकेशन क्यों होता है? ये सर्टिफिकेशन होता है अगर आपको अपनी स्टील बना रहे हो, तो स्टील या स्टील के प्रोडक्ट्स वो अगर आप बना रहे हो तो वो आप
अगर यूरोपियन मार्केट में बेचना चाहते हो तो वो सर्टिफिकेट लगेगा आपके स्टील प्रोडक्ट पे। और एनएमडीसी का ये फोकस है ही कि अपने को स्टॉक वैल्यू एडिशन वाला बनाना है और हाई मार्जिन्स वाले स्टील क्रिएट करना है। तो इससे क्या होता है ना कि अपने इंडिया और इंडिया के एक्सपोर्टर्स एमएसएमई जो भी है वो सारे यूरोपियन मार्केट बहुत बड़ा सेक्टर है, बहुत बड़ा मार्केट है इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए। तो इनडायरेक्टली इनकी सेल्स बढ़ती है, फिर इनके पास ये TUV नोड का सर्टिफिकेशन है तो इनका स्टील यूज़ कर सकते हैं इंडियन मैन्युफैक्चरर्स जो वहाँ पे सेंड करते हैं। तो उसके लिए ये एक्वायर किया। और फ्यूचर में जब कोई दूसरा स्ट्रेटेजिक बायर आएगा तो ऑलरेडी ये उसको एज अ वैल्यू एडिशन मिलेगा उसको, तो इसका भी प्राइस लेंगे वो, क्योंकि फिर वो सर्टिफिकेशन वो खुद उसको करना पड़ेगा। ये एक बनाया बनाया बिजनेस उसको बेच रहे हैं तो उसका फिर प्राइस लगेगा उस हिसाब से। और मैंने बोला कि ये एनएमडीसी, देखो एनएमडीसी पेरेंट कंपनी खुद एक कोस्ट लीडर है, वो बहुत ही सेकंड बिगेस्ट कॉस्ट इफेक्टिव कंपनी है पूरे वर्ल्ड में जब वो आयरन और माइन करती है। प्रॉफिटेबल कंपनी एनएमडीसी है, तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स एक्वायर किया हुआ है उसने। हाँ, तो 2000 हाँ गवर्नमेंट का प्लान था 2022 में उसको मर्ज करके डिसइन्वेस्ट करते हैं, लेकिन तब उन्होंने महंगाई एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के द्वारा तो कुछ उन्होंने प्रॉपर उनको जवाब नहीं मिला प्राइवेट प्लेयर्स के हिसाब से, और फिर बैकलैशेस भी हुए। तो प्राइवेटाइजेशन कंसर्न शेड्यूल एरिया में था और लोकल प्रोटेस्ट अपोजिशन, क्योंकि छत्तीसगढ़ में तब कांग्रेस की सरकार थी तो नहीं मिल पाया उनको इतना सपोर्ट वहाँ के लोकल्स से, तो फिर ये आइडिया उनको ड्रॉप करना पड़ा। जैसे अमित शाह ने बताया कि ये प्राइवेटाइज नहीं होगा, लेकिन अब नहीं, तब नहीं होगा। प्राइवेटाइजेशन का आइडिया निकाला नहीं है, प्राइवेटाइजेशन का आइडिया ऑन ही है, और इस प्राइवेटाइजेशन आइडिया के हिसाब से ही ये स्टॉक इतना चला है, क्योंकि शेयर होल्डर्स को उम्मीद है कि ये प्राइवेटाइज होगा और तब इसकी वैल्यू अनलॉकिंग होगी। अभी फ़िलहाल तो ये वैल्यू अनलॉकिंग और पूरा प्लांट उसको कॉस्ट इफेक्टिव बनाने में जा रहा है, जिसमें वो पैरेलल प्लांट स्टार्ट कर रहे हैं, स्लरी पाइपलाइन। देखिए कितना मैनेजमेंट का फोकस कहाँ है। पहले प्रोडक्शन रैंप अप करेंगे, पूरा प्रोडक्शन उनका 90% जो उनका यूटिलाइजेशन है अभी जो चल रहा है, जिस हिसाब से आप देखेंगे नंबर्स नवंबर 2025 के, उस हिसाब से 90% यूटिलाइजेशन कैपेसिटी प्लांट यूटिलाइजेशन पे वो पहुंच गए और वो उसको मेंटेन करना चाहते हैं, जिससे उनको स्केल मिलेगा, फिक्स कॉस्ट है वो डिवाइड हो जाएंगे, और अदर्स जो सप्लाई है जहाँ पे भी कॉस्ट ज़्यादा लग रहा है उसको कम करते जाएंगे। जैसे स्लरी पाइपलाइन है, फिर एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए पैरेलल प्लांट है। तो जैसे ही ये कंप्लीट होंगे आप देखेंगे इसके प्रॉफिट्स, इसके P&L में एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा मार्जिन्स पे, मार्जिन्स इंक्रीज होना चालू हो जाएंगे। जैसे ही मार्जिन इंक्रीज होंगे अब देखना ये स्टॉक्स बढ़ना चालू कर देगा। और अभी डाउन साइकिल चल रही है स्टील सेक्टर में, प्राइसेस नहीं मिल रहे इतना, और अगर डाउन साइकिल स्ट्रेस वाले बिजनेस एनवायरनमेंट में अगर ये मतलब मेंटेन कर रहा है अपनी पोजीशन, तो फिर जब आप अप साइकिल आएगी तब आप देखिए इसके मार्जिन कितने एक्सपांड हो गए। इस हिसाब से इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये बहुत ही अंडर वैल्यू स्टॉक है और लोग बात ही नहीं करते, क्योंकि ये बहुत छोटा प्लांट है अभी 3 मिलियन टन पर एनम का, जो दूसरे बड़े बड़े प्लेयर्स हैं इसी में। लेकिन एनएमडीसी ने ये प्लांट को भी 3 से 6 मिलियन टन का बनाने का रखा है, पोटेंशियल है इसमें। और ये अकेला स्टील प्लांट नहीं, ये पैलेट प्लांट भी है। अभी 2 मिलियन टन का पैलेट प्लांट जा रहा है और इसको फर्दर फ्यूचर में इसको इंक्रीज करके 6 मिलियन टन तक भी जा पाएंगे। और ये जो स्लरी पाइपलाइन है ये तो 15 मिलियन टन की है, तो ये तो बहुत बड़ी। अब ये आप बोलेंगे कि ये इतनी बड़ी पाइपलाइन की क्या ज़रूरत है। देखो ये एनएमडीसी सिर्फ नगरनार स्टील प्लांट के लिए नहीं बना रहा, एनएमडीसी कर रहा है अपना टारगेट्स अचीव करने के लिए खुद के आयरन और एक्सपोर्ट्स के। तो एनएमडीसी भाइलाडीला से नगरनार तक और नगरनार से वाइजैक पोर्ट तक, तो वाइजैक पोर्ट में वो फिर वहाँ पे पैलेट प्लांट उनका एडिशनल ओलेग आएगा और वो फिर एक्सपोर्ट कर देंगे, तो वो उसके वजह से है। तो अभी तो फिलहाल बेनिफिट उसको नगरनार को मिलना स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वार्टर में। तो ये बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। अभी तो इसका डिसइन्वेस्टमेंट डिले हो रहा है, लेकिन नेक्स्ट क्वार्टर में उसका भी
पता चल जाएगा डिसइन्वेस्टमेंट का, क्योंकि जैसे ही प्रॉफिट करना स्टार्ट कर देगा ना, जैसे ही बैक टू बैक 2 क्वार्टर आएंगे प्रॉफिट के, तब उसका डिसइन्वेस्टमेंट की बातें स्टार्ट हो जाए। क्योंकि अब देखिए गवर्नमेंट के पास स्कोप नहीं है अभी कैपिटल एक्सपेंड करने के लिए, और गवर्नमेंट का फोकस शिफ्ट होगा डिसइन्वेस्टमेंट और फिजिकल डेफिसिट को मेंटेन करने में। तो ये अभी नेक्स्ट 1 ईयर में ये अब देखिए स्टॉक भागने वाला है, पक्का भागने वाला है। लेकिन देखते हैं, होप, अगर देखो कोई डाउन साइकिल आ गई, कुछ सडन इफेक्ट हो गए, तो फिर दिक्कत आ सकती है। क्योंकि बाकी तो मुझे नहीं लगता कि कुछ इसको रोकने वाला है। गवर्नमेंट ने अभी सेफ गार्ड ड्यूटी भी लगाई है। सो हाँ, गवर्नमेंट ठीक है, स्ट्रेटेजिक बायर हाई वैल्यू लाएगा, अपना सेल्स नेटवर्क लाएगा, वो ठीक है, वो तो बहुत इतना नहीं है ख़ास। डिसइन्वेस्टमेंट का प्लान है उनका, लेकिन डिसइन्वेस्टमेंट के साथ वो एनएमडीसी पोर्टफोलियो भी बिल्ड करते जा रहे हैं। जैसे कि ये इनका एक पाइपलाइन है, BIS लाइसेंस मिला इनको, जो गैस एंड ऑयल पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ होती है पाइपलाइंस, उसका स्टील इन्होंने बनाया था, और पूरे इंडिया में फर्स्ट कंपनी है। देख लिए इतने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, लेकिन इंडिया में फर्स्ट कंपनी है जिसको BIS लाइसेंस मिला है। दूसरी कंपनी है उनके पास API का लाइसेंस है अमेरिकन स्टैंडर्ड के हिसाब से, वो अलग बात है। लेकिन अभी इंडिया अभी फोकस कर रही है अपने खुद के लाइसेंसेस, BIS लाइसेंसेस और लाने में, क्वालिटी स्टैंडर्ड लाने में। तो उसमें पहली कंपनी NMDC है, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी है, इतना तो बनता ही है उनका। तो मेजर फोकस कहाँ था? कॉस्ट लीडरशिप में, फिर वैल्यू क्रिएशन में, वैल्यू क्रिएशन करने में कॉस्ट लीडरशिप में वो स्लरी पाइपलाइन डेवलप कर रहे थे, पहले प्लान डेवलप कर रहे थे, फिर अपना मार्जिन एक्सपांड करने के लिए सर्टिफिकेशन डेवलप कर रहे हैं, ये एक्सपोर्ट का लाइसेंस डेवलप कर रहे हैं, और अब वो फोकस उनका है पूरा रैंप अप करने में प्रोडक्शन। तो ये अभी फ़िलहाल नवंबर 2025 में इनका प्रोडक्शन डेटा बाहर आया था, और लाजवाब प्रोडक्शन डेटा बाहर आया था इनका। अभी तक का हाईएस्ट प्रोडक्शन इनका बाहर आया है, हाईएस्ट एवर आउटपुट है HR कोयल्स का 2 लाख का। फिर देखो यूटिलाइजेशन, देखो मोर देन 100%, ये 90% मेंटेन करने की बात कर रहे हैं, और ये 100%, 119% इनको मिल रहा है इतना। ऑफकोर्स पूरे मंथली इवनली नहीं होगा, ये कुछ मंथ में होगा, लेकिन मंथली अगर इतना जा रहा है मतलब प्लांट चल रहा है, इसका मतलब ये हुआ। फिर इन्होंने और 2 स्टील ग्रेड भी नए इंट्रोड्यूस कर दिए, जो कि इन्होंने बात की प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इंक्रीज कर रहे हैं। फिर ये कोल का कंजम्पशन होता है, तो ये कम से कम ऑपरेशनल एफिशिएंसी ला रहे हैं इसमें, इतनी इनकी कन्वर्टर लाइन चल रही है। ये हाईएस्ट है वैसे, देखिए अब ये इसमें देखिए, ये है PIB का, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील का डेटा। इसमें इन्होंने बात किया हुआ है अपवर्ड विद डे एंड मंथली सिनिस्टर प्रोडक्शन रीचिंग इतना इन अ सिंगल डे, ऐसा 105 रेटेड कैपेसिटी। तो इससे पता चलता है कि अभी प्लांट प्रॉपरली फंक्शन करना स्टार्ट कर दिया है, और प्रॉपर रैंप अप फेज ख़त्म होकर स्टेबलाइजेशन फेज स्टार्ट हो गया है इस प्लांट का। तो अभी अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस क्वार्टर या नेक्स्ट क्वार्टर में वो प्रॉफिट देना स्टार्ट कर देगा। प्रॉफिट एक बार दिया हुआ है उसने, फिर से नेगेटिव हो गया था, लेकिन अब जो भी पास्ट प्रोजेक्ट्स है कंप्लीट होंगे, और ये देख के हमको लग रहा है कि इस क्वार्टर में तो वो प्रॉफिटेबल हो जाएगा। 2024-25 की इनकी एनुअल रिपोर्ट में ये ग्रोथ स्ट्रेटेजी इन्होंने दी थी। तो देखिए क्या मेंशन किया था, स्केलिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी। तो प्रोडक्शन इन्होंने बढ़ा दिया है, जैसे आपने ये नवंबर 2025 में देखा प्रोडक्शन बढ़ रहा है। पर स्ट्रेंथिंग स्पेशलिटी स्टील पोर्टफोलियो, वो भी उस पर भी काम कर रहा है। ये देखो, ये न्यू स्टील ग्रेड कमर्शियल इनके 2 ऐड किए, फिर ये जो है गैस लाइन पाइपलाइन के लिए उन्होंने ऐड किया, तो पोर्टफोलियो भी इंक्रीज कर रहे हैं शॉर्टली। फिर एक्सपांडिंग मार्केट रीच, मैंने कहा था ना कि विशाखापट्टनम पोर्ट कनेक्टिविटी लॉजिस्टिक्स, तो वो सोच रहे हैं कि जियोग्राफिक फुटप्रिंट बढ़ाए, अपनी न्यू मार्केट एक्सप्लोर करें। तो एक्सपोर्ट फोकस भी है कंपनी का, ऐसा नहीं है कि नहीं है। तभी वो EU का लाइसेंस, तभी उन्होंने ये एक्वायर किया है। तो
टिपिकली पीएसयू कंपनी नहीं है, अभी मार्केट उसको टिपिकली पीएसयू कंपनी के इरादे से उसको रेटिंग दे रही है, लेकिन टिपिकल पीएसयू कंपनी नहीं है, प्रॉफिट मेकिंग और एक्सपांडिंग द पीएसयू कंपनी है। ये देखिए इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी, ये पूरा इसका पार्ट है, क्योंकि अभी 3 साल हो गए इसको प्रोडक्शन करते हुए, तो इसके पास डेटा, ऑब्वियसली डेटा जनरेट हुआ होगा, तो उसके बेसिस पे ऑटोमेशन और डिसीजन मेकिंग होता है। देखो डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग है ना, रिस्पॉन्सिवनेस, वैल्यू चेन, तो उस हिसाब, तभी तो बोलो प्लान स्टेबलाइज होना स्टार्ट हो गया है। तो अभी ये कॉस्ट लीडरशिप भी अपने हिसाब से दिखाएगा, मार्केट में टक्कर देगा उनको, अपने पीयर्स को, और ये आगे बढ़ेगा। फिर एडवांसिंग सस्टेनेबिलिटी, ग्रीन स्टील के हिसाब से आगे जा रहा है। ग्रीन स्टील में तो फिलहाल अभी टाइम लगेगा इंडिया को, क्योंकि वो पूरा एडिशनल कॉस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि पूरा एक आर्क ही बदलना पड़ता है ब्लास्ट फर्नेस में, तो वो तो थोड़ा टाइम लगेगा। कोल बेस्ड आर्क से फिर इलेक्ट्रिक आर्क में शिफ्ट होएंगे, तो उसमें तो भी थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन गवर्नमेंट जो बात मैनेजमेंट कर रही है उस पर वर्क भी कर रही है, तो ये एक गुड साइन है, बहुत अच्छा फैक्टर है। लेकिन ये कहाँ तक की बात हुई, जो एनएमडीसी स्टील के कंट्रोल में थी, यहाँ तक की ये बात हुई। अब एक्सटर्नल फैक्टर्स है जो ज़्यादा अफेक्ट करते हैं, जो है चाइना, जो है गवर्नमेंट के डिसीजंस, जैसे कि सेफ गार्ड ड्यूटी वगैरह वगैरह। फिर ग्लोबल मार्केट में स्टील का प्राइसेस क्या चल रहा है वो भी होता है। तो इस सब में देखो, स्टील प्राइसेस में जो प्राइस सेट करता है ना, वो चाइना है। क्यों चाइना प्राइस सेटर है, वो आप पहले ये देखिए कि चाइना का प्रोडक्शन डेटा क्या है। ये 2025 का प्रोडक्शन डेटा है, जिसमें चाइना अकेला 960 मिलियन टन पर एनम प्रोडक्शन कर रहा है स्टील का, प्रोड्यूसर ऑफ स्टील में। और इंडिया सेकंड हाईएस्ट है 164 मिलियन टन, और ये वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का डेटा है 2025 में। लेकिन ये मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये प्रोडक्शन डेटा कम आया है। 2023-24 का आप देखेंगे तो 1029 23 में, 24 में 1005, तो 1029 से कम होके 1005 हुआ, और 1005 से फिर कम होके 960 हुआ। देख रहे हो प्रोडक्शन कितना बड़ा ये, और कंपैरिजन में इसका ये अकेला एक तरफ और बाकी सब एक तरफ होंगे ना, फिर भी इसके आसपास नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि इतना बड़ा स्टील सेक्टर में, प्रॉपर्टी मार्केट में चाइना में बूम आया था। फिर वो एक क्रैश भी आया, क्योंकि प्रॉपर्टी मार्केट पूरा, उसमें प्रॉपर्टी मार्केट में क्रैश आया उसके वजह से, क्योंकि स्टील अभी रिकवर नहीं हुआ है वो प्रॉपर्टी मार्केट पूरा, तो उसकी वजह से स्टील प्रोडक्शन कम है। और एक्सपर्ट ऐसा बता रहे हैं कि चाइना अपना पीक जो है वो अचीव कर चुका है, तो अभी कैपेसिटी रिडक्शन पे काम कर रहा है, क्योंकि ओवर कैपेसिटी हो गई है चाइना के पास। चाइना की डोमेस्टिक डिमांड जितनी है उससे ज़्यादा मैन्युफैक्चर कर रहा है वो, और फिर मैन्युफैक्चर तो कर रहा है और चाइना में डिमांड नहीं है, तो एक्सिस स्टील का करेंगे क्या, तो ग्लोबल मार्केट में वो डंप करना स्टार्ट करती है। तो आप देखेंगे इंडिया ने उसके वजह से सेफगार्ड ड्यूटी लगाई है चाइनीज़, वियतनाम और नेपाल के स्टील पे, तो वो 12% आसपास की। लेकिन इंडिया ने 12% लगाई है, जापान, साउथ कोरिया वो सब ने तो 25% आसपास की लगाई है, क्योंकि इतना वो डंप कर रहे थे। अमेरिका है वो सब ने कुछ ज़्यादा ही लगाया है, अपने इंडिया ने फिर भी 12% लगाई है। उसका रीज़न भी है, उसका रीज़न आपको दिखाता हूँ। ये देखिए चाइना का प्राइसेस है, डायनामिक्स ऑफ प्राइस, तो 2025 मार्च का डेटा है ये, जो चाइना और इंडिया FOB प्राइसेस पर टन डॉलर्स में। तो ये देखो मार्च के डेटा में 480 चाइना बेच रहा है, डार्क ब्लू में है ना 480, और इंडिया कितने में बेच रहा है 567। तो कितना डिफरेंस हुआ, ये तकरीबन 12-13% का डिफरेंस है, डिफरेंशियल। इसके वजह से सेफगार्ड ड्यूटी लानी पड़ी, क्योंकि लिटरली चाइना डंप कर रहा है। देखिए सस्ता स्टील होगा लोग वही लेंगे, लेकिन चाइना जितना कॉस्ट नहीं बनता उससे कम लागत में, क्योंकि वहाँ की सरकार उनको सपोर्ट देती है एडिशनली, और गवर्नमेंट कंपनीज ज़्यादा हैं वहाँ पे, तो और उनको जॉब्स क्रिएट करनी है, तो उसके हिसाब से वो कम
भी प्रोडक्शन करके डाल देते हैं चाइना ने इसके लिए भी, क्योंकि ये क्या हो रहा है ना, अभी बहुत टाइम से चल रहा है ये, तो उसके वजह से फिर रिलेशंस, ट्रेड रिलेशंस सबके बढ़, क्योंकि फिर इसका असर ग्लोबल मार्केट में डंप कर रहे हैं, तो अदर्स जो भी है बना रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं स्टील, उनकी उनकी इंडस्ट्री को भी अफेक्ट हो रहा है, वहाँ पे भी जॉब जा रही है, क्योंकि चाइना ओवर कैपेसिटी में है। इसका इसका आप ये देखिए, मैं आपको बताता हूँ प्रोडक्शन डेटा 2024 23 24 में चाइना 129, ये कम हुआ, फिर इंडिया 141 149 और करंट में 164। इंडिया में स्टील प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो प्राइस इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन प्राइस इंक्रीज नहीं हुआ क्योंकि चाइना अपना एक्सेस स्टील डंप कर रहा है यहाँ पे, इसलिए प्राइस इंक्रीज नहीं हुआ। पूरे वर्ल्ड में कुछ कंट्रीज़ को छोड़ के बाकी मंदी ही है। देखिए सारे डेवलप्ड कंट्रीज़ ने कमी की है, 87 से 84 हुआ है, और फिर ये जापान 80 हो गया, तो 87 से डायरेक्ट 80 हो गया था वो, फिर ये 81 80 और यूनाइटेड स्टेट्स 82, यूनाइटेड स्टेट्स में चलो बढ़ा है थोड़ा, बाकी रशिया 76 71 67 64 ये सब कम ही हुआ है, जर्मनी में बढ़ा है, तुर्की में बढ़ा है, बाकी जगह पे पूरे, क्योंकि वर्ल्ड में आई है मंदी, उसका कारण है चाइना अलोन, क्योंकि चाइना के पास बहुत ही ज़्यादा ओवर कैपेसिटी थी, और चाइना ने भी देखिए कितना 1029 से लेके 960 तक पहुंच गए वो, तो इतना उन्होंने कैपेसिटी कम किया है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है, फिर भी 10 इयर्स का उन्होंने प्लान बनाया है, और उसमें भी अभी क्योंकि बैकलैशेस ज़्यादा हो गए थे, तो उन्होंने एक एक्सपोर्ट लाइसेंस बाहर निकाला था कि 1 जनवरी से चाइना इशू करेगा एक्सपोर्ट लाइसेंस फॉर स्ट्रिक्ट स्टील, जो स्ट्रिक्ट होंगे और वो स्टील प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट्स पे होंगे, क्योंकि चाइना चाहता है कि अभी वैल्यू एडेड स्टील ही एक्सपोर्ट हो, क्योंकि बाकी का तो कंज्यूम करो, क्योंकि ऑफ कोर्स फिर दूसरी कंट्रीज़ के साथ उनके रिलेशंस बिगड़ रहे हैं उसके वजह से, जो स्टील एक्सपोर्ट तो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि और कम होंगे। देखो इसमें एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि चाइना अपने होम मार्केट में स्टिमुलस दे दे, जो एक फिनेंशियल स्टिमुलस है होम मार्केट के लिए, लेकिन हाउसिंग मार्केट के लिए, लेकिन अपने वो भी बाहर नहीं लाया, वो देंगे तो थोड़ा डिमांड पिकअप होगा, तो प्राइजेस बढ़ेंगे तो मार्जिन बढ़ेंगे, लेकिन अभी तक उस पर कुछ खास चाइना में बोला नहीं है। उसके लिए 5 इयर्स का उन्होंने ये पॉलिसी निकाली एक्सपोर्ट वाली, देखते हैं उससे कितना कम होता है, लेकिन एक्सपेक्टेशन तो है स्टेट को कि स्टील के ओवरऑल वर्ल्ड की प्रोडक्शन कैपेसिटी कम होगी, लेकिन अदरवाइज इंडिया में तो इंक्रीज ही होने वाली है। देखिए बहुत सारे रीज़न है, गवर्नमेंट का इंफ्रा फोकस है, फिर 100 किलोग्राम पर कैपिटा अपन ने ब्रीच किया हुआ है, तो एक अलग से उसकी भी स्टील डिमांड जनरेट होगी, और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से स्टील की डिमांड बढ़ने वाली है। तो एनएमडीसी के लिए अपन जानते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, तो मैंने बोला डोमेस्टिक मार्केट में डिमांड है, कितनी कैपेसिटी इंक्रीज़ हो रही है प्राइवेट प्लेयर्स के द्वारा। इसके अलावा एक गवर्नमेंट का फोकस बहुत शिफ्ट हुआ है शिप बिल्डिंग में, क्योंकि शिप बिल्डिंग का बहुत सारा इफ़ेक्ट होता है अपने डिफेंस पे, अपने एक्सपोर्ट्स पे, क्योंकि अगर खुद की शिप्स होती है तो फिर वो कंट्रोल रहता है पूरे अपने ट्रेड पे, बाकी अगर दूसरे की शिप पे डालना है तो फिर अपन वहाँ पे एक बैकलॉग है। तो ये सारा और स्टील की डिमांड इंक्रीज करेंगे। फिर ये प्री इंजीनियर्ड जो अपने वेयर हाउसेज होते हैं, वेयर हाउसेज में कैसे स्टील के ब्लॉक्स के हिसाब से होते हैं, वो और इंक्रीज होंगे, क्योंकि अभी इंडिया का जीडीपी बहुत बढ़ने वाला है और फॉरेन एफडीआई हाई है। अभी आप देखेंगे तो फॉरेन एफडीआई पिछले 6 महीनों में 70% में इंक्रीज हुआ है, क्योंकि लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये एआई बूम आया है, फिर इंडिया ईयू का ट्रेड डील है, उसके वजह से आया है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बढ़ना स्टार्ट हो गया है इंडिया में इसके वजह से। तो ये सारा कुछ ना स्टील की डिमांड को इंडिया में सर्ज ही करेगा, कम तो होने वाला ही नहीं है ये। फिर अब देखें ग्लोबल अपॉर्चुनिटी भी है, ये तो चलो मैं एक एजम्पशन लगा रहा हूँ अगर एजम्पशन सही हो गई तो डिमांड ज़्यादा ही रहने वाली है इसकी, क्योंकि अगर देखिए कोई अभी यूक्रेन और रशिया लड़ाई कर रहे हैं और ट्रम्प इनको बीच में पड़ा है कि इनको सुलह करा देते हैं,
तो अगर जैसे ही सुलह हो गई तो दोनों का फोकस होगा अपने डेवलपमेंट पे। सेम गोज फॉर गाज़ा। गाज़ा में पूरा बर्बाद कर दिया है, तो गाज़ा में फिर से रिकन्स्ट्रक्शन, फिर से बिल्डिंगें बनेगी, तो स्टील की डिमांड वहाँ पे सर्ज होगी। स्टील बार्स की है, इनडायरेक्टली स्टील की डिमांड तो सर्ज ही हुई। फिर ईयू के साथ ट्रेड डील हुई है, तो इंडिया एक्सपोर्ट वैसे भी स्टील ज़्यादा करता है ईयू को, तो और भी उसमें ज़्यादा करने लगेगा, तो डिमांड एक्स्ट्रा आएगी वहाँ से वो अलग। फिर इंडिया अपनी कैपेसिटी भी बढ़ा रहा है, क्योंकि कैपेसिटी क्यों बढ़ा है, क्योंकि दिख रहा है आगे कि है इंडिया कैपेसिटी बढ़ रहा है, चाइना कैपेसिटी कम कर, तो वो भी एक फैक्टर है। और 3 साल के लिए ये भी है हेल्पफुल करेगा, सपोर्ट देगा स्टील प्राइसेस को इंडिया में। गवर्नमेंट ने 3 साल के लिए टैरिफ लगा दी है जिस स्टील इंपोर्ट्स पे, स्टील के, तो HR स्पेसिफिकली HR जो डायरेक्टली इफेक्ट करता है NMDC स्टील को, तो ये इनडायरेक्टली अपलिफ्ट ही करने वाला है मार्जिन इसके जो। और ये न्यूज़ आने के बाद अब देखेंगे, ये न्यूज़ कब आई, 31 दिसंबर 2025 को, और उसके बाद ये आर्टिकल देखिए 18 जनवरी। तो 18 जनवरी को क्या आर्टिकल आता है कि स्टील प्राइसेस हाइक्ड फॉर 2 times इन 2 weeks। जैसे ही सेफगार्ड ड्यूटी का अनाउंसमेंट हुआ, एप्लीकेबल हो गई, स्टील इंडस्ट्री के प्राइसेस 2 बार बढ़ गए 2 वीक में। देखिए ये होता है गवर्नमेंट का सपोर्ट, ये होता है स्टील सेक्टर बूस्ट। और आप देखिएगा सारे के सारे स्टील स्टॉक लास्ट 2 वीक में बढ़े हुए होंगे। ये अभी फ़िलहाल ये प्राइसेस चल रहा है 23 जनवरी का, जिसमें HRC के शायद 52 आसपास है। ये आपको बता दूँ, ये प्राइसेस 47,000 चल रहे थे, उसके बाद ये 52,000 पहुँचे। तो कितना मार्जिन बढ़ा इनका स्टील मैन्युफैक्चरर्स का। वैसे तो बहुत बढ़िया खबर है स्टील सेक्टर स्टॉक्स के लिए ये प्राइसेस। तो अभी अपन थोड़ा जान लेते हैं NMDC इतना पूरा बिजनेस समझ लिया, क्या है उसका एक्सपेंशन, क्या है इंडस्ट्री, क्या है, क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं उसको, और अभी थोड़ा उसका फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये थोड़ा रैंप अप प्रोडक्शन कर रही है अपनी प्रोडक्शन, और टर्न अराउंड हो रहा है, तो इसका फाइनेंशियल्स वैसे तो थोड़ा डगमगा होगा। लेकिन अब देखिए फिलहाल अभी मैं जब वीडियो बना रहा हूँ तब इसका प्राइस 39.60 था, और आज 2 दिनों में इसका प्राइस कुछ 7% से बढ़ गया है ये एक फैक्टर है, 7% से इसका प्राइस बढ़ गया NMDC स्टील का। तो देखिए मैं बोल रहा था वो ये बढ़ गया। छत्तीसगढ़ में इसकी आयरन और माइंस हैं, फिर ये उसका अदर डिटेल्स है, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो क्या है, API क्वालिटी जो ये है उसका स्टील बनाते हैं। देखिए इसमें भी लिखा है थीन स्लैब कास्टर हाईलाइट करके लिखा हुआ है, वाइडेस्ट मिल इन द पब्लिक सेक्टर। मैं बोल रहा हूँ ये टेक्नोलॉजी खास है इसकी, इसके वजह से ये डिजर्व करता है ये स्टॉक। फिर ये हाँ कहाँ ये स्टॉक यूज़ होगा उसकी डिटेल है, ये सब का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो कौन से इंडस्ट्री को कैटर करेगा इनडायरेक्टली ये। फिर स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे बेस्ड 3 मिलियन मेट्रिक टन का नगरनार स्टील प्लांट है इसका, 24,000 करोड़ की लागत से बनाया गया हुआ है ये। और कंपिटिटिव एडवांटेज ऑल्सो स्टीम फ्रॉम आयरन सप्लाई लिंक, बोला ना 100 किलोमीटर्स में, तो ये सारा फैक्टर बहुत बढ़िया तरीके से लिखा हुआ है इसमें। फिर न्यू प्रोडक्ट HRC कोयल, और हाँ 50% 2023-24 में 50% कैपेसिटी पे थी, और अभी जाके वो 90% अचीव किया हुआ है दिसंबर 2025 में। तो इसका भी मार्केट कैप देखे तो 11,000 है। हाँ और एक बात, बुक वैल्यू इसकी 44 है और ये बिलो बुक वैल्यू ट्रेड कर रहा है, तो ये भी एक बहुत बढ़िया बात है स्टॉक के लिए। पी इसका है नहीं क्योंकि नेगेटिव है, अभी लॉस मेकिंग है, तो पी अभी नेगेटिव ही होगा इसका। पी अभी तो कुछ है नहीं इसका। इंडस्ट्री में देखिए सेल एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है, इंडस्ट्री में देखिए सेल एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है, तो इसका पी 22 है। कॉस्ट ये भी बुक वैल्यू के आसपास ही है 150, लेकिन अदर कंपनीज जो है, जो मेजर प्लेयर्स है 30 के आसपास, क्योंकि वो सिनर्जी क्रिएट करते हैं, वो कॉस्ट एफिशिएंट है
उसके वजह से सेल नहीं है इतना, इसके वजह से वो 22 का पी लेके बैठा हुआ है। लेकिन इसकी भी कैपेबिलिटी है कि वो 30 आसपास का पी अचीव कर लेगा। और प्राइवेटाइजेशन जैसे ही होगा इसका तो डैम श्योर डिस इन्वेस्टमेंट के बाद तो डैम श्योर ये 30 या 40 भी ले ले तो भी मैं चूकूंगा नहीं, क्योंकि ये पूरा ही मॉडर्न नया ग्रीनफील्ड प्लांट है। तो क्योंकि ये सब जो स्टॉक्स है उनके पास ऑलरेडी ओल्ड कन्वेंशनल प्लांट होते हैं, तो उसकी वजह से इनएफिशिएंसी और मार्जिन में पुश आता है। लेकिन ये ऑलरेडी नया एक मॉडर्न प्लांट है, तो ये अचीव कर लेगा, क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव प्रोसीजर्स, कॉस्ट इफेक्टिव टेक्निक्स बहुत लगाई है इसके एनएमडीसी ने इसको डेवलप करने में। तो स्लरी पाइपलाइन वगैरह है, पेलेट प्लांट है, वो सब है। इसलिए इसमें शेयर होल्डर पैटर्न देख लेते हैं। शेयर होल्डर पैटर्न में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लार्जेस्ट है, जो ये डिसइन्वेस्टमेंट प्लान करेंगे इसमें 50% बेच देंगे और 10% एनएमडीसी रख लेगा। और DII में लार्जेस्ट शेयर होल्डर LIC है। और FII की भी खास होल्डिंग है 4.81, कम हुआ है लेकिन इसमें अब देखेंगे कौन कौन हेल्ड करता है, ये देखना बहुत काम का है। ये देखिए टॉप 10 शेयर होल्डर्स कौन है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 60%, LIC 14%, फिर ये वैनगार्ड, फिर एक इंडिविजुअल है सिर्फ टॉप 10 में। अब देखते हो एक इंडिविजुअल है, अब इस इंडिविजुअल का नाम देख लेना, एक इसमें इन्वेस्ट करता है ये देख लेना। इसने 1,31,00,000 शेयर्स इन्वेस्ट परचेस किए हुए हैं, 0.45% शेयर। तो ये अब देख लेना ये कौन है। ये है सीजन इन्वेस्टर है जो सिक्लिकल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है, तो इसने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। तो कुछ देख के ही क्या होगा, क्योंकि वैल्यू जनरेट करने की कैपेबिलिटी है इसके पास। फिर हाँ, लिक्विड स्टॉक है, बहुत लिक्विडिटी है अप्रोप्रिएट, तो वो इशू नहीं है लिक्विडिटी के पर्सपेक्टिव से। लेकिन सारे भी बड़े बड़े FII ने इन्वेस्ट तो किया हुआ है। लिक्विड स्टॉक तो है, तो वो तो इशू नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं सारे बड़े बड़े FII ने इन्वेस्ट किया है, फिर भी 18% इसके पास है। सो ठीक है, ये तो यार अभी बैलेंस शीट देख लेते हैं एक बार। 22 से कमीशन हुआ था, डीमर्ज हुआ था और लिस्ट हुआ था। 23 में प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था, इसलिए आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है असेट्स में, ग्रॉस ब्लॉक्स में, और सारा CWIP है 19,000। फिर ये फिक्स एसेट में ट्रांसफ़र नेक्स्ट ईयर हुआ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इसका प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था 23 में। 23 में इसका प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था, 23 से इसका रिजल्ट आना यहाँ पे तो 23, 24 2 साल हुए। 2 साल में थोड़ा लॉस मेकिंग ही रहा है, ज़्यादा स्टोरी अच्छी नहीं है इसकी। लेकिन ये अच्छी बात यह है कि इस साल से इसको प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी सब कुछ स्टेबलाइज हो गया है। और इसकी क्योंकि सब कुछ स्टेबलाइज हो गया और इसकी लोन रेटिंग जो है, लोन बोरोइंग से इसकी भी रेटिंग अच्छी आई है। सो इतना दिक्कत तो नहीं लग रहा अभी इसको जज नहीं कर सकते। एक जज कर सकते हैं कि आप देखिए ट्रेड पेएबल बढ़ रहा है इसका 300, 390, 2503, 2832, 515। ये कंसर्निंग है, लेकिन कंसर्निंग क्यों नहीं हो सकता, इसके लिए एक रीजनिंग ये है कि ये ट्रेड रिसीवेबल जो है, ट्रेड पेएबल जो है, ये है NMDC का, आयरन ओर के लिए परचेसेस, और NMDC खुद पेरेंट कंपनी है। इसके लिए ये इतना कंसर्निंग नहीं है। अगर ये कोई अदर होता ना तो कंसर्निंग रहता मेजर, क्योंकि प्रोडक्शन रैंप फेज में ना तो ये सपोर्ट मिला है इनडायरेक्टली। NMDC ने ऑलरेडी इसको इंटरेस्ट फ्री लोन भी दिया हुआ है प्रोडक्शन स्टेबलाइज करने के लिए, लेकिन उसके साथ साथ ये भी बेनिफिट उसको मिलता है, इसलिए ये रैंप फेज सर्वाइव कर पाया है। लेकिन अब अगर ये नहीं होता ना तो आप देख लो कि कितना लॉस किया है इसने। 1500 करोड़, 2300 करोड़, 1300 करोड़ का तो हो चुका है, तो 6000 करोड़ का आसपास का तो इसने लॉस कर दिया है। 24,000 करोड़ का तो प्लांट था, 18,000 करोड़ बचे। तो इसलिए फिर गवर्नमेंट को बीड कम मिली थी। समझ रहे हो क्यों कम मिली थी बीड? इसके वजह से कम मिली थी। अभी प्रोडक्शन बढ़ रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन -47%, फिर -20% हुआ, अभी -3% हो रहा है।
तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट क्वार्टर, ये करंट क्वार्टर तो एंड हो गया, इसका अभी तक रिजल्ट नहीं आया, लेकिन इसके नेक्स्ट क्वार्टर में इसका रिजल्ट आ जाएगा। इसके नेक्स्ट क्वार्टर में प्रॉफिटेबल रिजल्ट ये होगा, आई एम डेम श्योर। नहीं, डेम श्योर तो नहीं बोल सकते लेकिन मैं बता रहा हूँ इसका प्रॉफिटेबल रिजल्ट ये होगा कि स्टेबलाइजेशन अचीव हो गया है इससे। अब वो प्रॉफिट जनरेशन में इनका फोकस रहेगा। देखिए मंथ क्वार्टर रिजल्ट्स देखिए आप, 20% लॉस, 26% ऑपरेटिंग मार्जिन, 40% लॉस, 50%, 52%, 20%, 29%, 31%। अब यहाँ से इसका डिसाइसिव फेज स्टार्ट होना चालू हुआ, -10%, फिर थोड़ा 12% प्रॉफिट में आ गए ये। तब इन्होंने प्रॉफिट, फर्स्ट टाइम इन्होंने प्रॉफिट रिकॉर्ड किया था यहाँ पे जून 2025 क्वार्टर में, और स्टॉक ने सीधा 17% क्लोज हुआ था, अपवर्ड क्लोज हुआ था। लेकिन फिर से नेक्स्ट क्वार्टर में वो 6% का मार्जिन हुआ, तो लॉस रिकॉर्ड करना पड़ा। इसमें मैं आपको बता दूँ ये क्यों हुआ, क्योंकि थोड़ी प्लांट में दिक्कत आ गई थी, ग्रेन्यूलेटर में ब्रोकेज हो गया था। इसके कॉन कॉल में इन्होंने बताया हुआ था कि एक ग्रेन्यूलेटर करके है सिस्टम, वो टूट गया था, तो उसको फिर रिपेयर करने में और नया एडिशनल ग्रेन्यूलेटर लाने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो उसके वजह से जो कंजम्पशन होता है रॉ मटेरियल का, वो बढ़ गया था। तो आप देखेंगे तो रॉ मटेरियल, ये सेल्स 3300 ही है, लेकिन रॉ मटेरियल इंक्रीज़ हुआ है इसका, उसके वजह से मार्जिन स्क्वीज़ हुआ है, और उसके वजह से फिर आपको यहाँ पे प्रेशर आया है। तो वो जुलाई आसपास रिपेयर हो सकता था, तो उसके वजह से ये क्वार्टर तो लॉस मेकिंग रहा। लेकिन इसका नेक्स्ट क्वार्टर में जो प्रोडक्शन डेटा सामने आया है, उस हिसाब से लग रहा है कि 90% आसपास एफिशिएंसी मेंटेन की हुई है तीनों मंथ में। सो दिसंबर क्वार्टर्स के रिजल्ट अच्छे रहेंगे इसके। कैश फ्लो भी देख लो, कैश फ्लो भी स्टार्टिंग में ऑपरेटिंग एक्टिविटी से थोड़े नेगेटिव ही था, अब जाके पॉजिटिव हुआ है मार्च में, और इसका भी जो रिजल्ट आएगा वो ज़्यादा आएगा। ये अदर साइकिल है, ट्रेड पेएबल साइकिल देखो, ये इन्वेंट्री मैंने बताया, इन्वेंट्री साइकिल देखो, ये 420 से 148, मतलब रॉ मटेरियल बन के अभी जाने लगा है, ये उसकी बात है, करना है ये। तो सारे डेटास तो अभी फ़िलहाल अच्छे दिख रहे हैं। देखो ये की फाइनेंशियल इंडिकेटर जो रेटिंग एजेंसी ने निकाला था, रेवेन्यू बढ़ा है इसका, EBITDA बढ़ा है, 24 था, 47 था, 21 हुआ, फिर 9.1 हो गया %। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी अच्छा खासा इसमें इंक्रीमेंट दिख रहा है इंटरेस्ट कवरेज में।